नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नया टॉपिक होगा क्रिया। टॉपिक मतलब उपविषय। टॉपिक को क्या बोलते हैं? उपविषय, है ना। तो आज हमारा नया उपविषय होगा क्रिया। ठीक है। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य। क्रिया माने कार्य। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देते हैं, इसकी परिभाषा देखते हो तो ये होती है कि किसी कार्य को करने का बोध या होने का बोध, मतलब हम जब किसी काम को करते हैं तो उसके होने का हमें बोध होता है, वह क्रिया कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे आया कि रमेश बाजार जाता है ना। रमेश बाजार जाता है। अब देखो यहाँ पे रमेश बाजार जाता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे रमेश जो है वो कर्ता हो गया, ठीक है, और बाजार जो है वो कर्म हो गया। अब क्रिया क्या हुई? इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें जाने का काम हो रहा है। तो ये होती है क्रिया। जैसे बादलों से वर्षा हो रही है, बादलों से वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे भी देखो बादलों से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है ना? यहाँ पे कार्य हो रहा है कि वर्षा जो है वो हो रही है, मतलब बरसात हो रही है। तो यहाँ पे ये क्रिया हो गई। तो यहाँ समझ में आ गई बात कि किसी भी कार्य को करना या उसके होने का जब बोध होता है तो वह क्रिया कहलाता है। अब देखो क्रिया तो हमने बात आ रही है कि जाना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हो रही हैं, पर क्रिया में हमें मुख्य रूप से धातु को समझने की जरूरत है। क्योंकि धातु क्या होता है ना। सबसे पहले हम धातु को समझेंगे कि धातु क्या है। धातु जब हम समझ जाएंगे तो हम अपने आप ही क्रिया को स्वयं ही समझ जाएंगे कि धातु क्या होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप। अब मूल रूप जैसे खा, है ना, ये खा हो गया, ये जा हो गया, ये पी हो गया, ये चल हो गया। तो ये अब ये नाम को तो सार्थक नहीं कर रहे ना कि खा, जा, पी, चल, ये क्या है। तो हमेशा याद रखो कि धातु के अंदर जो क्रिया का मूल रूप है धातु, उसके अंदर ना प्रत्यय लग जाता है। कौन सा प्रत्यय लग जाता है? ना प्रत्यय। ये जो ना प्रत्यय है, इस ना प्रत्यय को लगा करके हम उस धातु को पूरा करते हैं। जैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं ना पठ, तो पठ से हम क्या बना देते हैं? पठती, है ना। तो यहाँ पे ये ती प्रत्यय लग गया ती प्रत्यय। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि खा है तो खा में हम लगा देंगे ना जब प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? खाना, ठीक है। जा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जाना। पी में लगाएंगे तो क्या बनेगा? पीना। चल में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चलना। तो इस प्रकार से हमें क्रिया की परिभाषा के बारे में हमें धातु को समझना है कि धातु जो होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है। मूल रूप खा से हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? खाना। जा, जाना। पी, पीना। चल, चलना। इस प्रकार से हम क्रिया में धातु को देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्योंकि क्रिया के भेद भी हमें समझना पड़ेगा कि क्रिया हमने पढ़ ली है तो क्रिया किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं या उसके भेद क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो कर्म। कर्म क्या होता है? किसी चीज का साधन। कर्म क्या होता है? साधन। उस तरीके से हम उस साधन पर काम कर सकते हैं। तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, और वो भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो हमारा होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, राइट। सेकंड हमारा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो कोई भी नाम हो, हम नाम से उसकी सरलता को पहचान सकते हैं, उसके अर्थ को पहचान सकते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है? ज्योति। तो ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम नाम से ही उस शब्द की पहचान कर सकते हैं अगर हम उसको टुकड़े करके पहचाने तो। देखो जैसे यहाँ मैंने किया, क को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर्म आ गया। इधर मैंने ए को अलग कर दिया और इधर कर्म आ गया, तो सकर्मक। स माने साथ में, तो कर्म के साथ में सकर्मक क्या बन गया? कर्म के साथ में। अकर्मक, अकर्मक क्या बन? अ माने अलग होना, है ना। तो कर्म से अलग, अर्थात जिसमें कर्म नहीं है
वह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। और जो कर्म के साथ है, सहित है, वो हो गया सकर्मक क्रिया। अब कई बार क्या होता है, बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। जैसे बच्चे कहते थे मैम ये तो सेम सेम से लग रहे हैं, है ना मैम, अभी तो हमने ये पढ़ा था, राहुल बाजार जाता है, राहुल जाता है, ये तो सेम ही हो गई मैम, जाने की क्रिया हो गई। पर नहीं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर होता है। और क्या अंतर होता है, देखो सकर्मक क्रिया में पहले तो इस बात को समझ लो कि अकर्मक क्रिया जो है वो सिर्फ कर्ता करता है, अर्थात उसमें कोई भी कर्म नहीं होता, ठीक है। और जिसमें कर्म नहीं होता तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है, अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई बात की सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। जो कर्म के साथ है वह सकर्मक क्रिया है और जो कर्म के बिना है वह अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे देखो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में जैसे मैंने लिखा राहुल या रमेश बाजार जाता, बाजार से फल लाता है, ठीक है, रमेश बाजार से फल लाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अकर्मक में मैंने लिख दिया रमेश बाजार जाता है या जा रहा है, ठीक है, रमेश बाजार जाता है। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है, रमेश बाजार से फल लाता है। दूसरा क्या है, रमेश बाजार जाता है। तो दोनों में अंतर है ना। पहले में तो सिंपल सी बात है कि वह फल ला रहा है और दूसरे में बिल्कुल सिंपल बात कि वह बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे तो रमेश क्या कर रहा है, अपना खुद का ही काम कर रहा है कि वो बाजार जा रहा है, परंतु यहाँ पे देखो रमेश बाजार भी जा रहा है और रमेश क्या ला रहा है, फल ला रहा है। तो यहाँ पे फल जो है वो उसका कर्म हो गया। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे फल उसका कर्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे कर्म के साथ में कर्ता काम कर रहा है, तो जब कर्ता कर्म के साथ काम करेगा तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जहां पर कर्ता के साथ कर्म नहीं होगा, मतलब कर्ता जो है खुद पे ही डिपेंड है, खुद का ही काम कर रहा है, तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे देखो घोड़ा चने खाता है, ठीक है, घोड़ा क्या खाता है, चने खाता है। मतलब ये दिमाग में डाल लो बात कि सकर्मक क्रिया में किसी ना किसी चीज की कमी होती है ना। जैसे फल ला रहा है तो बाजार से फल लाएगा तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जितने भी लाएगा वो उतनी उसकी क्या होगी, संख्या कम होगी ना बाजार वालों से, बाजार से। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम सकर्मक क्रिया करेंगे तो वहां पे किसी न किसी चीज की हानि मतलब कम होएगा या किसी चीज का लाभ होएगा, तो चीज पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसे घोड़ा चने खाता है, तो अब घोड़ा चने खाता है तो घोड़ा क्या कर रहा है, चने खा रहा है। अब चने खा रहा है तो मतलब जब चने खाएगा तो वो कम तो होंगे ना, चने खाएगा तब। अगर 1 किलो चने 2 किलो में से वो 1 किलो चने खा लेगा तो 1 किलो तो खत्म हो गए। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ पे आ गया कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अब ये क्या है, ये तो घोड़े पर ही प्रभाव पड़ रहा है दौड़ने का, किसी और पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। मीन्स यहाँ पर कर्ता जो है उस कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है सारा। तो यहाँ पर क्या आ गया, घोड़ा दौड़ता है। तो ये समझ में आ गया सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में हमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। जहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए कि कर्म के साथ में जो होता है वह सकर्मक है और कर्म के बिना जो होता है वह अकर्मक होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो रमेश बाजार से फल लाता है, रमेश बाजार से फल लाता है तो फल हो गया। मैंने जैसे एक बात दिमाग में डाल लो कि जहां पर हानि लॉस बेनिफिट्स हो रहे हैं वहां पर सकर्मक होता है, ठीक है। रमेश बाजार जाता है तो यहाँ रमेश बाजार जा रहा है, कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। घोड़ा दौड़ता है तो यहाँ घोड़े पर ही प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया में कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब जितने भी आपके अध्याय जिस अभ्यास पुस्तिका में सकर्मक और अकर्मक के एग्जाम्पल्स हैं
वो एग्जाम्पल्स आप पेंसिल की सहायता से अपनी पाठ्य पुस्तिका में करेंगे, ताकि आज का जो हमारा पढ़ाया हुआ चैप्टर है उसका आपका रिवीजन हो जाए। अब हम आगे देखेंगे। पहला हमने देखा कि क्रिया में कर्म के आधार पर दो भेद हुए, है ना, जिसमें मैंने आपको समझाया, पहला सकर्मक और दूसरा मैंने आपको बताया अकर्मक। अब हम देखेंगे रचना के आधार, है ना, किसी भी वस्तु कुछ भी हो उसका रचना होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। तो रचना के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं 6 भेद है और कहीं कहीं 5 भेद है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 6 भेद करेंगे। अभी एक नया रचना के आधार पर 6 भेद होते हैं। क्लियर है बात? तो पहला भेद जो होता है वो होता है सहायक क्रिया। पहला भेद कौन सा है? सहायक क्रिया। ठीक है। सेकंड है सामान्य क्रिया। सेकंड क्या है? सामान्य क्रिया। हाँ, तीसरा नंबर क्या है हमारा? संयुक्त क्रिया। समझ में आ रही है बात? संयुक्त क्रिया। 4 नंबर पे हमारा हो जाएगा नाम धातु क्रिया। 4 नंबर पर क्या है हमारा? नाम धातु क्रिया। ठीक है। और 5 नंबर पर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। और 6 नंबर, ये सब याद करने हैं। अभी 6 नंबर पे हमारे आ जाएगा पहला सहायक, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, और 6 नंबर पर हमारा आएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, है ना। तो देखो, अभी हमने पहला कर्म के आधार पर 2 पढ़े, अब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? सहायक क्रिया। सेकंड क्या है? सामान्य क्रिया। थर्ड क्या है? संयुक्त क्रिया। और 4 नाम धातु क्रिया। 5 प्रेरणार्थक। और लास्ट 6 नंबर है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अब इनको कैसे समझेंगे? सबसे पहले सहायक क्रिया को हम समझेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। देखो, हमेशा याद रखो कि अपन जब किसी भी नाम को डिफाइन करते हैं ना, उसको नोटिफाई करते हैं, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे पहले मैंने आपको क्या करवाया है? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का क्या मतलब होता है? इसमें किसी ना किसी की हेल्प होती है, किसी ना किसी की सहायता होती है, वो सहायक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे मान लो सहायक क्रिया में हम ले सकते हैं कि वह खाना खा चुका है। सहायक क्रिया में मैंने लिया वह खाना खा चुका है। आपको समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? वह खाना खा चुका है। ठीक है। पहला मैंने लिया वह खाना खा चुका है। सेकंड लिया सुरेश रोने लगा। सुरेश रोने लगा। अब यहाँ पे देखो, 2 चीजें देख लो। वह खाना खा चुका है, सुरेश रोने लगा। अब देखो, चुका ये सहायता लगा दी, रोने लगा ये भी सहायतार्थ हो गई। तो वह खाना खा चुका है, वह सुरेश रोने लगा है। तो जहां पर भी चुका, लगा, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं, वहां पर सहायक क्रिया बन जाती है। मतलब कर्म करने में, क्रिया करने में, कार्य करने में उसकी हेल्प करती है। जैसे वह खाना खा, अब ये क्या हुआ? ये सेंटेंस पूरा हो गया, वाक्य कंप्लीट है कि वह खाना खा, वह पानी पी, वह बाजार जा, वह नाच। ऐसे नहीं कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट कैसे होगा? सहायक क्रिया की सहायता से। वह खाना खा चुका है, सुरेश रोने लगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें जो है, चुका, लगा, है ना, ये जो है ये हमारी सहायक क्रिया हुई। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? सहायक क्रिया। समझ में आया सब बच्चों को? अब सेकंड हम करेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, हम नॉर्मल जो क्रिया करते हैं। जैसे देखो, पहला सेंटेंस अगर अपन बनाते हैं, मोहन गया। ठीक है, मोहन गया।
सेकंड अगर अपन बनाते हैं रमेश आया, रमेश आया, तो ये देखो यहाँ पर दोनों सेंटेंस को आप देखो, मोहन गया रमेश आया, ये सामान्य क्रिया है। मोहन ने क्या किया, जाने की क्रिया थी, और रमेश ने आने की क्रिया थी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सहायक क्रिया नहीं लगी, ये सिंपल बात हो गई है कि मोहन गया और रमेश आया। उसके बाद में हम करेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है, संयुक्त माने मिला हुआ, संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। तो जब एक क्रिया में उससे अधिक क्रियाएं मिल जाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब एक वाक्य के अंदर जब हम दूसरे वाक्य की भी हेल्प लेते हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देखो इसमें कि रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। क्या है, रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। ठीक है, रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। सेकंड, उसने सोच लिया है, उसने सोच लिया है। ठीक है, अब ये देखो पहला क्या है, रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। सेकंड है उसने सोच लिया है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रिया, एक या एक से अधिक क्रियाएं जो है वो मिली हुई होती है। तो देखो रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। अब यहाँ पे दो चीज है, एक तो क्या है किताब और दूसरा क्या है पढ़ सकता है। तो दो क्रियाएं हो रही है ना, रमेश इस किताब को पढ़ सकता है, एक किताब और दूसरा पढ़ सकता है, तो दो क्रियाएं आ गई इसमें। सेकंड है उसने सोच लिया। तो पहला तो क्या हुआ, सोच लिया, उसने सोच लिया है, मतलब दो चीज हो गई, एक तो उसने काम किया और दूसरा क्या किया, सोच लिया। क्या सोच लिया, वो तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी, तो उसने सोच लिया। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल इसका हो गया। जैसे देखो नरेश गाना गा चुका है, नरेश गाना गा चुका। अब गाना गा चुका, फिर यहाँ पे एक गाना और दूसरा गा चुका, तो यहाँ पे भी मिश्रण हो गया क्रियाओं का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संयुक्त क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आई समझ में बात। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया, मतलब धातु में नाम क्रिया। कैसे नाम धातु क्रिया, यहाँ पे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो सब आती है नाम धातु क्रियाओं में, तो यहाँ पर जो मूल धातुओं से भिन्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मूल धातुओं से भिन्न, जैसे पढ़ना है ना, तो मूल धातुओं से भिन्न क्रियाएं कैसे हो गई, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है। नाम धातु में बस हमें इतना रखना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम से बनती है, ठीक है, वो नाम धातु क्रियाएं होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल अपन अगर देखते हैं नाम धातु क्रिया का, तो देखो संज्ञा और सर्वनाम, चक्कर। अब चक्कर का क्या हो जाएगा, चक्कर का हो जाएगा आपका चक्राना। चक्कर का क्या हो जाएगा, चक्राना। ठीक है, चक्कर से चक्र, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, चक्कर, चक्राना, हथिया, हथियाना, धक्का, धकियाना, लाज, लजाना। ठीक है, गरम, गरमाना, चिड़, चिड़ना, झूठ, जुठलाना, बात, बतियाना, कूट, कुटवाना, हाथ, हथियाना। इस प्रकार से जब हम नाम धातु क्रियाएं बनाते हैं तो हमें ऐसे बनानी होती है कि संज्ञा धातु, सर्वनाम धातु, विशेषण, इन सब से हमारी नाम धातु क्रियाओं का प्रचलन चलता है या नाम धातु क्रिया चलती है। जैसे देखो कई बार क्या होता है, ज्ञान से ज्ञान, है ना, ज्ञान से ज्ञान, और झन से झनझनाना। कई बार कहते हैं ना, मैं तो आज झनझन आ गया, डर के मारे या सर्दी के मारे क्या हो गया, कांपना, कंप कंपाना, आज मैं कंप आ गया हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित हो गया। जैसे कई बार अपन बोलते हैं खटखट, खटखट मतलब कोई गेट खटखट आ रहा है, तो खटखट, खटकाना। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी नाम धातु क्रिया। उसके बाद में हमारी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, देखो प्रेरणा नाम से ही पता लगता है कि प्रेरणा क्या है ना। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, किसी ना किसी से कोई प्रेरणा मिल रही है ना, किसी से कोई बात सीखने को मिल रही है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, देखो प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा प्रेरणा दी जाती है, ठीक है, किसी दूसरे को कोई बात समझाई जाती है, किसी दूसरे से बात काम अपना करवाया जाता है प्रेरणा देके। जैसे देखो एक सेंटेंस है कि मालकिन ने कहा माली से पौधों को सींच दो, ठीक है, मालकिन ने कहा पौधों को, माली से कहा पौधों को सींच दो। अब यहाँ पे प्रेरणा कौन दे रहा है, माली को, यहाँ पे प्रेरणा जो है वह मालकिन दे रही है, ठीक है। तो मालकिन ने कहा कि पौधों को सींच दो, तो यहाँ पे मालकिन दे रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा दो चीज होती है, एक तो क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया में, एक तो होती है एक प्रेरणा, ठीक है, और एक होती है एक प्रेरणा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक। क्लियर, समझ में आ रहा है तुम बच्चों को, प्रथम प्रेरणार्थक। और सेकंड क्या होती है, दूसरी होती है वो द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना, दो होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब यहाँ पर दो चीजें बताना जरूरी है कि प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कोई एक जना प्रेरणा दे रहा है। जैसे देखो माता ने बच्चे को दूध पिलाया, अब माता ने क्या किया, बच्चे को दूध पिलाया, तो एक ही प्रेरणा हुई। सेकंड है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब दूसरी प्रेरणार्थक मतलब कोई कार्य किसी से जिसके द्वारा करवाया जा रहा है, कोई कार्य किसी के द्वारा कराया जा रहा है। जैसे माता ने माली को कहा पौधों में पानी दे दो। अब यहाँ क्या प्रेरणा हो रही है, एक तो हो गई माता और दूसरी क्या हो गई, पौधों में पानी दे दो, मतलब यहाँ दो क्रियाएं हो रही है। तो यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके बाद में आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, पूर्वकालिक, काल का मतलब क्या होता है, समय, काल का मतलब क्या होता है, समय। तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब जो पहले से क्रिया हो चुकी है, मतलब जो क्रिया हो चुकी, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं खाना खाकर सो चुकी, तो मैंने सो तो चुकी हूँ मैं, और पहले क्या क्रिया हुई है, पहले मैंने खाना खाया। समझ में आ रही है सबको बात, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने खाना खाया। जैसे रमेश बाजार से आकर के बाहर चला गया, या रमेश बाजार से आकर के बाहर घूमने चला गया, तो पहले वह कहाँ से आया, बाजार से, और फिर कहाँ गया, बाहर घूमने। तो यहाँ पर देखो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यही होता है कि जब हम पहले से कोई क्रिया कर चुके होते हैं। जैसे देखो बच्चा है ना, यहाँ पे पहले से जो क्रिया होती है, मैं ऊपर कर रही हूँ, आप लोग ऊपर ध्यान दो, पहले से जो क्रिया होती है, जैसे बच्चा रोकर सो गया, बच्चा रोकर क्या कर गया, सो गया। अब देखो यहाँ पे पहले बच्चे ने क्या किया, रोया, और उसके बाद में क्या हुआ, सोया, है ना, दो चीज आ गई, बच्चा रोकर सो गया, और उसने पहले से ही पूर्वकालिक क्रिया कर ली है, पहले रोया और फिर सो गया, तो बच्चा रो करके सो गया, ये यहाँ पर हो गई आपके पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया में और हम क्या दे सकते हैं, जैसे पुष्पा उठकर बैठ गई, पुष्पा उठकर बैठ गई। अब यहाँ पे देखो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, है ना, पहले तो पुष्पा ने क्या किया, पहले तो पुष्पा उठी, पहले क्या किया पुष्पा ने, पहले पुष्पा उठी, उसके बाद में उसने क्या किया, वो वहां पर बैठ गई। तो यहाँ पर कितनी क्रियाएं हो गई, यहाँ पे दो क्रियाएं हो गई, पुष्पा उठकर बैठ गई। उसके बाद में देखो वह बोलकर
थक गया। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? आराम से सारी एक्सरसाइज करनी है, सब अभ्यास प्रश्न पत्र करने हैं, ठीक है। वह बोलकर थक गया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रही है? एक तो वो बोला, दूसरा उसने क्या किया, वो थका। तो वह बोलकर थक गया, तो पूर्व काल में क्या हो गया, मतलब पहले क्या हुआ, वह बोला और उसके बाद में वह थका, तो यहाँ पर हो गया वह बोलकर थक गया। तो इस प्रकार से हमारी ये सारी क्रियाएं जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अभी एक क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा, मान लो कि कुछ प्रश्न करते हैं अपन, जैसे कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो कर्म किसे कहते हैं हम? हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं? जब हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पढ़ा ना, क्रम के आधार पर दो भेद होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था सकर्मक और दूसरा हमने पढ़ा था अकर्मक, ठीक है। तो इनके सबके जैसे अपने रचना के आधार पर 6 भेद पढ़े हैं, तो इन सबके प्रश्न बनते हैं, है ना। जैसे सहायक क्रिया में क्या है, सामान्य क्रिया में क्या होगा, संयुक्त में क्या होगा, नाम धातु में क्या होगा। तो जब हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि क्रिया क्या है ना, ये तो कंप्लीट हो गया अपना क्रिया। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्रिया क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी ये बात कि जब हम किसी कार्य को करने या होने का बोध करते हैं तो वह जो है क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। फिर सकर्मक में कर्म के साथ, सिंपल सी बात है, हमें ज्यादा इसमें हमें हमेशा एक बात आप ध्यान रखो, हिंदी के अंदर जब भी हम कोई परिभाषा बनाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम लोग एकदम पुस्तकीय भाषा जो होती है उसके हिसाब से हम लोग बनाए। नहीं, जब हमें उस भाषा का, उस परिभाषा का मतलब पता है कि ये क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उस परिभाषा को अपने शब्दों में दे सकते हैं। सेकंड उसने क्या किया, उसको खाने को कंप्लीट कर दिया, वो खा चुका उस खाने को, तो यहाँ पे ये जो जाएगी संयुक्त क्रिया में आ जाएगी। नरेश गाना गा चुका है या नरेश खाना खा चुका है। समझ में आई बात? हो गया, पढ़ाऊं आगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हाँ चलिए, अपन कहाँ चल रहे थे, सकर्मक क्रिया में। मैंने अभी आपको बताया ना कि कभी भी हमें ऐसे ये ध्यान नहीं रखना कि पुस्तकीय भाषा की जो परिभाषाएं हैं वो हम कैसे याद करें। हमें तो याद ही नहीं, हमें आ रहा होता है कि सकर्मक क्रिया क्या है, पर हम क्या करते हैं, वो जब हम पुस्तक से याद करने लग जाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि अब कैसे याद करेंगे इस परिभाषा को। सिंपल सी बात है, आप अपने शब्दों में उस परिभाषा को बना करके उस बात को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कई बार अपन ने, मैंने जैसे कई बार क्लास में भी बताई ये बात कि हम किसी भी शब्द को लेते हैं ना, और हमें उस शब्द का कोई और अर्थ नहीं आ रहा है ना, फिर हम उसका पर्यायवाची लेके उस शब्द को डिफाइन कर देते हैं। सेम वही चीज परिभाषाओं में है। ये एक ट्रिक होती है कि हम किस प्रकार से उन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे है सकर्मक क्रिया। अब आपको अगर आप किताबी भाषा में इसको याद करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या होता है, हमें तो सिर्फ समझाना ना कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो आप लिखो कि जो कर्म के साथ होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे अकर्मक की जो कर्म के साथ नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर है ये बात? उसके बाद में अपन ने कहा कि कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर दो तरीके की बात होती है। कर्म के आधार पर दो प्रकार से, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फिर रचना के आधार पर हमने पांच भी होते हैं और 6 भी होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा सहायक क्रिया, जिसमें हमें हेल्प लेनी होती है, जिसमें चुका, चुकी, है ना, ये सब चीजें होती हैं। फिर सामान्य क्रिया में जो सिंपल क्रिया है, रमेश बाजार जाता है, मोहन खाना खाता है, नीता सोती है, रीता रोती है ना, बच्चा रो रहा है, तो ये सारी सामान्य क्रिया हो गई। उसके बाद में संयुक्त क्रिया, इसको ध्यान से समझ लो कि जिसमें एक क्रिया होने के बाद में भी दूसरी क्रिया उसके साथ में प्लस है, ऐड हो गई है, जुड़ गई है, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे नरेंद्र गाना गा चुका। अब नरेंद्र ने दो क्रिया की, एक तो उसने गाना चूज किया या गाना लिया, सेकेंडली उसने क्या करा, उस गाने को कंप्लीट कर दिया, चुका। तो ये होगी हमारी संयुक्त क्रिया।
4 नंबर पे हमारी है नाम धातु क्रिया। नाम से देखो नाम धातु, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है ना। नाम धातु क्रिया में क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण आदि से बनती है। अभी देखो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आया है ना, तो हम बोलते हैं कि गेट दरवाजा, है ना, दरवाजे पे कोई आया तो गेट खटखटा रहा है। हम क्या, हम ऐसे नहीं कहते कि दरवाजा खटखट कर रहा है, कभी बोलते हैं हम ऐसे? नहीं, दरवाजा खटखट कर रहा नहीं है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये खटखट, खटखट से क्या बन गया, खटखटाना। ठीक है, तो ये ऐसे नाम धातु क्रिया। जैसे चक्कर आ रहे हैं तो चकराना, किसी से टक्कर लगी तो बस आपस में टकरा गई, है ना, बसों की आपस में टक्कर होती है तो अपन क्या कहते हैं, टकरा गई। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं कि कोई बात करता है तो अपन कहते हैं वो तो सारे दिन बतियाते ही रहते हैं। तो बस बात का मतलब बतियाना, बात का मतलब यहाँ पे बतियाना हो गया। जैसे किसी बार हाथ में, तेरे हाथ नहीं लगूंगा, पकड़ ले मुझ में कितनी हथियाना, हाथ का मतलब हथियाना। ठीक है, उसके बाद में जैसे कोई चीज उल्टी तो उलटना, लंगड़ा लंगड़ाना, नहीं लंगड़ा करके चलता है। पागल, ये तो पगला गया, बोलते ना ऐसे, ये तो बिल्कुल पागल है, पगला गया ये, तो पागल मतलब पगलाना। ठीक है, उसके बाद में किसी बात, अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो इसको अपन दोबारा दोहराएंगे तो अपन क्या कहते हैं, दोहराना, दोहरान कार्य करना। ठीक है, उसके बाद में जैसे कोई 60 साल का है तो क्या कहते हैं, ये सठिया गया, सठियाना, 60 मतलब सठियाना। तो इस प्रकार से हमारी नाम धातु क्रिया चलती है। इसके बाद में मैंने बताया आपको प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा, जिससे हमें किसी से प्रेरणा मिल रही है। जैसे प्रेरणा की मैंने 2 चीज बताई, है ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल नाम से सार्थक हो रहा है प्रेरणा। प्रेरणा का मीन्स क्या होता है, हमें किसी से प्रेरणा मिल रही है, हम किसी से सीख रहे हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे 2 चीज बताई, पहली प्रथम प्रेरणार्थक, सेकंड द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हुआ, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो कौन काम कर रहा है प्रथम में, माँ स्वयं ही कर रही है ना, स्वयं ही अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये प्रेरणा माँ के द्वारा ही है, तो यहाँ प्रथम प्रेरणा। अब यहाँ पे आ गया, माँ ने नीता को कहा बच्चे को दूध पिलाओ। 2 बात हो रही है, ध्यान से देखो, माँ ने नीता को कहा बच्चे को दूध पिलाओ। अब यहाँ पे नीता को कहा मतलब प्रथम प्रेरणार्थक किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट हमारा आता है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक, जो पहले से, कालिक माने समय, काल माने समय, और पूर्व मान पहले से, तो जो पहले से क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक में मैंने बताया, बच्चा रो कर सो गया, ठीक है, पुष्पा उठ कर बैठ गई, वह बोल कर थक गया। ठीक है, ये 3 चीजें देखो, इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो इन तीनों को देखो कि बच्चा रो कर सो गया। अब बच्चा रो कर सो गया तो बच्चे ने पहले क्या काम किया, पहले तो वो रोया, उसके बाद में उसने क्या किया, वो सोया, है ना, 2 काम किए, पहले रोने का काम किया फिर सोने का काम किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उसके बाद में पुष्पा उठ कर बैठ गई। अब देखो यहाँ पर पुष्पा पहले तो उठी और उसके बाद में वो बैठ गई, तो 2 काम हो गए यहाँ पे। सेकंड, वह बोलकर थक गया, तो पहले वह बोला और सेकंड वह थक गया। तो इस प्रकार से जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वह हम इस प्रकार से करते हैं। तो आज हमने पूरी क्रिया का अध्ययन किया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जितनी भी अभ्यास पुस्तिका में आपके प्रश्न दिए हुए एक्सरसाइज है उन सबको कंप्लीट करना है। ओके।